दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आप अपने परिवार के साथ समंदर के बीचों बीच एक बोट पर हों और अचानक आपकी आंखों के सामने ऐसा नजारा आए जिसे देखकर दुनिया का कोई भी इंसान डर जाए। कुछ ही मिनट पहले जहां चारों तरफ अथाह पानी था, वहीं अब दूर दूर तक सिर्फ सूखी, वीरान और पथरीली जमीन दिखाई दे। ऐसा लगे जैसे समंदर कभी था ही नहीं। आखिर समंदर का इतना सारा पानी गया कहाँ? क्या ये कोई नेचुरल डिजास्टर था या फिर धरती पर कुछ ऐसा हो चुका था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समंदर का पानी दोबारा वापस आएगा या इंसानों की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है? आज की कहानी इन्हीं सवालों के जवाब देती है। यह इसी साल रिलीज हुई शानदार साई-फाई एडवेंचर फिल्म सर्वाइव की कहानी है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक खुशहाल फैमिली से होती है। आज उनके बेटे बेन का बर्थडे था। इसी खुशी में पूरा परिवार कैरेबियन सी के बीच अपनी बोट पर सेलिब्रेशन कर रहा था। चारों तरफ शांत समंदर, हल्की हवा और खूबसूरत मौसम था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। बेन की मॉम जूलियन स्विमिंग करने के लिए समंदर में छलांग लगा देती है। दूसरी तरफ बेन और उसके फादर टॉम फिशिंग में बिजी थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक जूलियन को महसूस होता है कि पानी के अंदर कोई बहुत बड़ी चीज उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। वह घबराकर चारों तरफ देखती है, मगर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगले ही पल कोई अनदेखी ताकत उसे तेजी से नीचे की तरफ खींच लेती है। उसी समय बोट पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स भी अजीब तरह से काम करने लगते हैं। उनकी स्क्रीन बार बार ब्लिंक कर रही थी, जैसे किसी बड़ी गड़बड़ी का संकेत दे रही हो। लेकिन टॉम और बेन का ध्यान इस तरफ नहीं जाता, क्योंकि दोनों अभी भी मछलियां पकड़ने में लगे हुए थे। उधर जूलियन पूरी ताकत से ऊपर आने की कोशिश करती है। वह बार बार टॉम को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज पानी में ही दबकर रह जाती है। तभी उसे एक और अजीब बात महसूस होती है। समंदर का पानी धीरे धीरे पीछे की तरफ खिंच रहा था और वह खुद भी उसी दिशा में बहती चली जा रही थी। कुछ सेकंड बाद टॉम की नजर आखिरकार जूलियन पर पड़ जाती है। वह बिना एक पल गंवाए तुरंत पानी में कूद जाता है। उधर बेन फौरन बोट का इंजन स्टार्ट करता है और बोट को उनकी तरफ ले जाने की कोशिश करता है। काफी संघर्ष के बाद टॉम किसी तरह जूलियन तक पहुंच जाता है और उसे डूबने से बचा लेता है। फिर बेन और उसकी बहन केसी दोनों मिलकर उन्हें वापस बोट पर खींच लेते हैं। जूलियन की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके चेहरे का डर साफ बता रहा था कि उसने पानी के अंदर कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे शब्दों में बताना आसान नहीं था। बोट पर आते ही टॉम गुस्से में केसी से कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें पता है जब भी कोई पानी में जाता है तो किसी एक इंसान को उस पर नजर रखनी होती है। अगर तुम्हारी मॉम के साथ कुछ हो जाता तो? केसी अपनी गलती मानते हुए तुरंत माफी मांग लेती है। उसे भी एहसास था कि अगर थोड़ी और देर हो जाती तो सब कुछ खत्म हो सकता था। माहौल थोड़ा शांत होने के बाद पूरा परिवार फिर से बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। सभी कोशिश कर रहे थे कि कुछ देर पहले जो हुआ उसे भूल जाएं। इसी दौरान केसी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। कॉल पर वह देखती है कि उसके पीछे शहर की तरफ आसमान काले बादलों से भर चुका है और एक बेहद विशाल स्टॉर्म तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह देखकर केसी के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर यह तूफान समंदर तक पहुंचा तो उनकी बोट बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। वह तुरंत अपने मॉम डैड को इसकी जानकारी देती है। टॉम और जूलियन बिना देर किए बोट की पूरी सेफ्टी चेक करने लगते हैं। चेक करते समय उन्हें एक और हैरान करने वाली चीज दिखाई देती है। बहुत सारी व्हेल और शार्क उनकी बोट के चारों तरफ लगातार घूम रही थीं। टॉम यह देखकर समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वह कहता है, समंदर के ये बड़े जीव बिना वजह ऐसा बिहेव नहीं करते। ये अक्सर किसी बड़े नेचुरल डिजास्टर से पहले बेचैन हो जाते हैं। यानी खतरा सिर्फ तूफान नहीं था, कुछ और भी होने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक उनकी बोट को नीचे से जोरदार टक्कर लगती है। पूरा जहाज हिल जाता है। टॉम तुरंत पानी में उतरकर नीचे चेक करने जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि बोट के निचले हिस्से में एक बड़ा डेंट पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल शार्क ने पूरी ताकत से टक्कर मारी हो। जब टॉम वापस ऊपर आता है तो वह बुरी तरह घायल हो चुका होता है। जूलियन तुरंत उसके जख्म साफ करती है और स्टिचेस लगाकर किसी तरह खून बहना रोकती है। कुछ देर बाद टॉम अपनी फैमिली से कहता है, बोट को काफी नुकसान हो चुका है, अब हम इसे ज्यादा दूर नहीं ले जा सकते। अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, किसी तरह बाहर की दुनिया से कांटेक्ट किया जाए। लेकिन जब उन्होंने रेडियो और कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन किया तो कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से उनका कांटेक्ट टूट चुका हो। ऐसी मुश्किल घड़ी में टॉम सबसे पहले खाने पीने का सामान चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिनों के लिए पीने का पानी बचा था, जबकि बाकी राशन भी बहुत कम था। फिर भी उसे एक उम्मीद थी। उनकी बोट एक शिपिंग रूट पर खड़ी थी, इसलिए देर सबेर कोई न कोई शिप वहां से जरूर गुजरेगी और उन्हें देख लेगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक बाहर से एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। पूरा परिवार घबराकर बाहर निकलता है और सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। आसमान से एक विशाल जलता हुआ मेटियोर सीधे उनकी बोट की तरफ बढ़ रहा था। अगर वह टकरा जाता तो सब कुछ एक पल में खत्म हो जाता। टॉम बिना समय गंवाए
इंजन स्टार्ट कर देता है। उसे पहले से पता था कि ऐसा करने से इंजन पूरी तरह खराब हो जाएगा, लेकिन इस समय जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। किसी तरह उनकी बोट पहले मिटियोर से बच जाती है, लेकिन जैसा टॉम ने सोचा था इंजन पूरी तरह डैमेज हो जाता है। इतने में वे देखते हैं कि एक दूसरा पहले से भी बड़ा मिटियोर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। टॉम तुरंत सभी को बोट के निचले हिस्से में जाने के लिए कहता है। चारों लोग लाइफ जैकेट पहन लेते हैं और एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लेते हैं। अगले ही पल एक भयानक धमाका होता है। पूरी बोट जोर से हिलने लगती है और कुछ ही सेकंड में चारों बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो सबसे पहले उन्हें यही राहत मिलती है कि वे अभी भी जिंदा हैं। हालांकि सभी को हल्की फुल्की चोटें लगी थीं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात कुछ और थी। बोट के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था, फिर भी उसके अंदर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। पूरा परिवार धीरे धीरे बाहर निकलता है और सामने का नजारा देखकर पूरी तरह सन्न रह जाता है। जहाँ कुछ घंटे पहले चारों तरफ अथाह समंदर था, वहाँ अब दूर दूर तक सिर्फ सूखी, पथरीली और वीरान जमीन फैली हुई थी। जगह जगह मरी हुई मछलियां पड़ी थीं और उनकी बोट चट्टानों के बीच फंसी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। टॉम तुरंत अपना कंपास निकालकर चेक करता है। कुछ देर देखने के बाद उसे समझ आ जाता है कि धरती के मैग्नेटिक पोल्स बदल चुके हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ने अपनी जगह बदल ली थी। यही वजह थी कि समंदर का सारा पानी धरती के दूसरे हिस्से में पहुंच गया था। जहां पहले जमीन थी वहां अब समंदर था, और जहां वे खड़े थे वहां समंदर की जगह सूखी जमीन बची थी। ये सच जानकर पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। टॉम धीमी आवाज में कहता है, अगर हमारा अंदाजा सही है तो जहां अब समंदर पहुंच चुका है वहां रहने वाले ज्यादातर लोग शायद जिंदा नहीं बचे होंगे। यह सुनते ही केसी टूट जाती है। उसे अपने बॉयफ्रेंड की चिंता सताने लगती है और वह केबिन में जाकर खुद को बंद कर लेती है। उधर जूलियन बचा हुआ सामान इकट्ठा करने लगती है, जबकि टॉम बेन के बर्थडे वाले रंग बिरंगे बैलून आसमान में छोड़ देता है, ताकि अगर आसपास कोई जिंदा इंसान हो तो उन्हें देखकर उनकी लोकेशन तक पहुंच सके। इसके बाद टॉम एक बार फिर रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस बार भी कोई जवाब मिलेगा, लेकिन तभी रेडियो से एक आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ एक कैप्टन था जो अपनी सबमरीन के अंदर जिंदा बचा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि उसे भी समंदर के गायब होने की पूरी सच्चाई पता थी। कैप्टन टॉम से कहता है, धरती के मैग्नेटिक पोल्स हमेशा के लिए नहीं बदले हैं। करीब एक हफ्ते बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। समंदर का पानी वापस अपनी पुरानी जगह लौट आएगा, लेकिन जब ऐसा होगा तब कई 100 फीट ऊंची लहरें उठेंगी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देंगी। अगर बचना चाहते हो तो किसी ऊंची जगह पहुंच जाओ। यह सुनते ही जूलियन अपने बच्चों से तुरंत जरूरी सामान पैक करने के लिए कहती है। उधर टॉम कैप्टन से पूछता है, क्या आप मेरे दोनों बच्चों को अपनी सबमरीन में जगह दे सकते हैं? कैप्टन कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सबमरीन में मेरा एक साथी मर चुका है। अब सिर्फ 2 लोगों की जगह बची है। यह सुनकर टॉम उससे हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज किसी भी तरह मेरे दोनों बच्चों को बचा लीजिए। बदले में आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। टॉम की मजबूरी देखकर आखिरकार कैप्टन उसकी बात मान लेता है। इसके बाद टॉम मैप देखकर सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है। उसे पता चलता है कि अगर वे लगातार चलते रहे तो 2 दिन में वहां पहुंच सकते हैं, यानी समंदर का पानी लौटने से पहले उनके बच्चों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जा सकता था। अगली सुबह पूरा परिवार अपने इस खतरनाक सफर के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह पूरा परिवार अपना जरूरी सामान लेकर सफर पर निकल पड़ता है। उनके सामने लंबा और खतरनाक रास्ता था, लेकिन बच्चों की जान बचाने के लिए उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद टॉम की नजर सामने जाती है। दूर एक आदमी अपने डॉग के साथ लड़खड़ाते हुए उनकी तरफ आता दिखाई देता है। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर कई जख्म थे और उसे देखकर साफ लग रहा था कि वह कई दिनों से इस वीरान जगह पर भटक रहा है। टॉम को उस पर तरस आ जाता है। वह सोचता है कि शायद यह भी उनकी तरह इस हादसे का शिकार हुआ होगा, इसीलिए वह अपनी पानी की बोतल निकालकर उसे पीने के लिए दे देता है। वह आदमी बिना कुछ बोले पूरी बोतल खाली कर देता है, लेकिन अगले ही पल ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शुक्रिया कहने की बजाय वह अचानक पास पड़ा चाकू उठाता है और पूरी ताकत से टॉम पर हमला कर देता है। हमला इतना अचानक था कि टॉम संभल भी नहीं पाता। वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी लगातार वार करता रहता है। कुछ ही पलों में टॉम जमीन पर गिर जाता है। दूर खड़ी जूलियन अपनी आंखों के सामने यह सब देख रही थी। वह चाहकर भी अपने पति को नहीं बचा पाती। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि अब अगला निशाना उसके बच्चे होंगे। वह बिना देर किए बोट की तरफ दौड़ती है और बेन और केसी को केबिन के अंदर बंद कर देती है। इसके बाद वह केसी को एक फ्लेयर गन पकड़ाते हुए कहती है, इसे तभी चलाना जब तुम्हें लगे कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इतना कहकर जूलियन खुद बाहर निकल जाती है। उधर वह कातिल धीरे धीरे बोट के अंदर घुस जाता है और हर जगह कुछ ढूंढने लगता है। जूलियन उससे बचने के लिए बाथरूम में जाकर छिप जाती है। वहीं वह जल्दी जल्दी अपने जख्मों पर पट्टी भी बांधने लगती है। इस बीच वह आदमी पूरी बोट की तलाशी लेता है। जैसे ही उसे खाने का सामान मिलता है वह टूट पड़ता है। उसे देखकर साफ लग
लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखा था। खाना खत्म करने के बाद वह बाथरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वह चौंक जाता है। अंदर कोई नहीं था। असल में जूलियन बोट में बने बड़े छेद से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उस आदमी का डॉग उसकी गंध पकड़ लेता है और भौंकते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। जूलियन समझ जाती है कि अगर उसने डॉग को नहीं रोका तो वह ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगी। मजबूर होकर वह डॉग को मार देती है और खुद बोट के नीचे छिप जाती है। कुछ देर बाद कातिल बाहर आता है। जैसे ही उसकी नजर अपने मरे हुए डॉग पर पड़ती है, वह समझ जाता है कि जूलियन यहीं कहीं छिपी हुई है। वह उसे ढूंढने के लिए नीचे उतरता है। उसी मौके का फायदा उठाकर जूलियन फिर से बोट के ऊपर चढ़ जाती है और टूटे हुए शीशे के सहारे अंदर पहुंच जाती है, लेकिन उसकी किस्मत ज्यादा देर तक उसका साथ नहीं देती। कुछ ही देर बाद वह फिर उसी कातिल के हाथ लग जाती है। वह उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर घसीटता है, बेरहमी से पीटता है और उसका गला दबाने लगता है। जूलियन पूरी ताकत से उसका मुकाबला करती है, लेकिन वह आदमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। यह सब केबिन के अंदर से केसी देख रही थी। उसे अपनी माँ की बात याद आती है। वह बिना देर किए फ्लेयर गन चला देती है। फ्लेयर उस आदमी के पास जाकर गिरता है। उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगती, लेकिन पूरी बोट में आग लग जाती है। हालात अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। जूलियन तुरंत अपने दोनों बच्चों को लेकर जलती हुई बोट से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर निकलते समय वह कातिल एक बार फिर उस पर हमला करता है। इस बार जूलियन पूरी ताकत से उसे लात मारती है। वह पीछे गिर जाता है और तीनों वहां से भाग निकलते हैं। बाहर आते ही बेन और केसी की नजर अपने पिता टॉम की लाश पर पड़ती है। दोनों बुरी तरह टूट जाते हैं। बेन खुद को दोष देने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने बर्थडे वाले रंग बिरंगे बैलून आसमान में न छोड़े होते तो शायद वह आदमी उन्हें कभी देख ही नहीं पाता। उधर जूलियन भी टॉम से लिपटकर रो पड़ती है, लेकिन तभी उसकी नजर जलती हुई बोट की तरफ जाती है। वह देखती है कि वह कातिल अभी भी जिंदा था और आग के बीच से बाहर निकलकर एक बार फिर उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब वहां रुकना मौत को बुलाने जैसा था। जूलियन तुरंत अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ती है और तीनों वहां से पूरी ताकत के साथ भागने लगते हैं। लगातार भागते भागते तीनों काफी दूर निकल आते हैं। थककर वे एक बड़ी चट्टान के पीछे कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब वह कातिल उनका पीछा छोड़ चुका होगा। बेन अभी भी अपने पिता की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। केसी उसे हिम्मत देते हुए पानी पीने के लिए देती है, लेकिन बेन मना कर देता है। उसी समय जूलियन की नजर दूर जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह कातिल अभी भी उनका पीछा कर रहा था और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। जूलियन बिना एक सेकंड गंवाए अपने बच्चों से कहती है, भागो, अभी यहीं से निकलना होगा। तीनों एक बार फिर पूरी ताकत से दौड़ने लगते हैं। काफी देर तक भागने के बाद वे एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां चारों तरफ जहरीला पानी भरा हुआ था। वहां से गुजरना बेहद खतरनाक था, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। जूलियन अपने बच्चों से कहती है, डरना मत, मेरे पीछे पीछे चलते रहना। तीनों सावधानी से उस जहरीले इलाके को पार कर लेते हैं, लेकिन इस दौरान बेन की हालत बहुत खराब हो जाती है। लगातार धूप और प्यास की वजह से उसका शरीर डिहाइड्रेट होने लगता है। उनके पास पानी की सिर्फ कुछ आखिरी बूंदें बची थी। जूलियन बिना सोचे वह सारा पानी बेन को पिला देती है, लेकिन इतने कम पानी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यह देखकर केसी पूरी तरह टूट जाती है। वह मायूस होकर कहती है, मॉम, अब हम नहीं बच पाएंगे, शायद यही हमारा अंत होने वाला है। लेकिन जूलियन हार मानने वालों में से नहीं थी। वह सख्त आवाज में कहती है, जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद भी जिंदा है, इसीलिए कोई भी हार नहीं मानेगा। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बच्चे फिर से हिम्मत जुटाते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक टूटा हुआ एयरप्लेन दिखाई देता है। शायद कई साल पहले वह समंदर में क्रैश हुआ था और अब पानी गायब होने की वजह से बाहर दिखाई दे रहा था। तीनों उसके अंदर जाकर आराम करने लगते हैं। वहीं बैठकर जूलियन अपने बैग से फैमिली फोटो निकालती है जो उन्होंने बेन के बर्थडे पर ली थी। फोटो देखते ही तीनों की आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें टॉम की बहुत याद आने लगती है। रात काफी हो चुकी थी। बेन और केसी थकान की वजह से सो जाते हैं, लेकिन जूलियन की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वह धीरे से प्लेन से बाहर निकलती है। बाहर आते ही उसकी नजर उसी कातिल पर पड़ती है। अंधेरे में भी वह उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच चुका था। जूलियन तुरंत एक प्लान बनाती है। वह जमीन पर लेटकर सोने का नाटक करने लगती है। जैसे ही वह आदमी उसके बिल्कुल करीब आता है, जूलियन बिजली की तेजी से उठती है और उस पर टूट पड़ती है। इस बार उसके अंदर अपने पति की मौत का गुस्सा था। वह लगातार चाकू से उस पर वार करती रहती है। जब तक वह आदमी पूरी तरह मर नहीं जाता तब तक जूलियन रुकती नहीं। आखिरकार वह कातिल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब पहली बार जूलियन को लगता है कि उसके बच्चों के सिर से सबसे बड़ा खतरा टल चुका है। उस रात वह भी कई दिनों बाद चैन की नींद सो पाती है।
अगली सुबह जब तीनों की आंख खुलती है तो वे देखते हैं कि उस कातिल की लाश की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके शरीर पर गहरे निशान थे, जैसे रात में किसी जंगली या समुद्री जीव ने उसे नोच डाला हो। यह देखकर जूलियन समझ जाती है कि इस सूखे समंदर में इंसानों के अलावा भी कई खतरनाक जीव घूम रहे हैं। वह बिना समय गंवाए अपने बच्चों से वहां से निकलने के लिए कहती है। अब उनकी मंजिल सिर्फ एक थी, कैप्टन की सबमरीन तक हर हाल में पहुंचना। जूलियन मैप देखकर रास्ता तय कर रही थी, लेकिन चलते चलते बेन की प्यास फिर से बेकाबू हो जाती है। तभी उसे पास में एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है। वह दौड़कर उसकी तरफ जाता है और पानी पीने लगता है। जूलियन उसे रोकते हुए चिल्लाती है, बेन नहीं, यह पानी जहरीला है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेन कई घूंट पानी पी चुका था। जूलियन उसे तुरंत पानी से बाहर खींचती है, लेकिन जहरीला पानी उसके शरीर पर असर दिखाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। मजबूर होकर जूलियन और केसी वहीं एक छोटा सा शेल्टर बनाते हैं ताकि बेन कुछ देर आराम कर सके। इसी दौरान जूलियन को आसपास से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाहर निकलकर देखती है और सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हजारों विशाल क्रैब्स उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। जूलियन तुरंत अपने बच्चों को लेकर भागती है। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक विशाल कार्गो शिप दिखाई देती है जो सूखी जमीन पर फंसी हुई थी। उसके कंटेनरों के अंदर कुछ लोग छिपे हुए थे। जूलियन उनसे मदद की गुहार लगाती है। वह बार बार दरवाजा खोलने की विनती करती है, लेकिन अंदर मौजूद लोग डर की वजह से कोई जवाब नहीं देते। उधर क्रैब्स का झुंड लगातार करीब आता जा रहा था। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। तीनों कंटेनर के ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर चढ़ते समय एक बड़ा क्रैब जूलियन के पैर में काट लेता है। दर्द के बावजूद वह किसी तरह खुद को ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि वही क्रैब्स कंटेनर को काटकर उसके अंदर घुस जाते हैं। अंदर छिपे लोग हथियारों से उनका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रैब्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। कुछ ही मिनटों में कंटेनर के अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। रात किसी तरह बीत जाती है। अगली सुबह जूलियन की आंख खुलती है तो उसके दोनों बच्चे वहां नहीं होते। वह घबराकर चारों तरफ उन्हें ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद दूर से बेन और केसी वापस आते दिखाई देते हैं। असल में वे खाने का सामान और कुछ हथियार ढूंढने गए थे। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर जूलियन राहत की सांस लेती है। इसके बाद वह एक बार फिर रेडियो से कैप्टन से संपर्क करती है। इस बार कैप्टन की आवाज बहुत कमजोर लग रही थी। वह बताता है कि समुद्री जीवों ने उसकी सबमरीन पर भी हमला कर दिया है और वह बुरी तरह घायल हो चुका है। शायद अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। साथ ही वह जूलियन को चेतावनी देता है कि समंदर का पानी बहुत जल्द अपनी पुरानी जगह लौटने वाला है, इसीलिए ये समुद्री जीव भी वापस आने लगे हैं। इसी बीच उनका मैप भी कहीं रास्ते में खो चुका था। अब उन्हें यह भी नहीं पता था कि सबमरीन किस दिशा में है। उनकी मदद करने के लिए कैप्टन अपनी फ्लेयर गन आसमान में चलाता है। दूर उठती हुई चमक बेन सबसे पहले देख लेता है। तीनों उसी दिशा में पूरी ताकत से दौड़ पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक जहरीले इलाके से होकर गुजरना पड़ता जो बेहद खतरनाक था। उधर लगातार मुश्किलें आने की वजह से केसी का भरोसा भी टूटने लगा था। वह अपनी माँ से बहस करते हुए कहती है कि शायद वे कभी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जूलियन उसे डांटते हुए आगे बढ़ने के लिए कहती है। अचानक पहाड़ी हिलने लगती है। कुछ ही सेकंड में वहां लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है। विशाल चट्टानें ऊपर से गिरने लगती हैं। जूलियन सबसे पीछे थी। अचानक एक बहुत बड़ी चट्टान उसके और बच्चों के बीच आ गिरती है। वह दूसरी तरफ फंस जाती है। केसी वापस लौटना चाहती है, लेकिन जूलियन उसे रोक देती है। वह अपनी बेटी से कहती है, मेरी चिंता मत करो, किसी भी हालत में अपने भाई को लेकर सबमरीन तक पहुंचो। अपनी माँ की बात मानकर केसी बेन को साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। केसी अपने भाई बेन को लेकर लगातार आगे बढ़ती रहती है। काफी मुश्किलों के बाद दोनों आखिरकार उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कैप्टन की सबमरीन मौजूद थी, लेकिन वहां पहुंचकर वे हैरान रह जाते हैं। सबमरीन के बाहर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं और कैप्टन को आवाज देते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तभी पीछे से एक कमजोर आवाज सुनाई देती है। दोनों मुड़कर देखते हैं तो कैप्टन उनकी तरफ लड़खड़ाते हुए चला आ रहा था। वह बुरी तरह घायल था और मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। कैप्टन उनकी तरफ देखकर कहता है, अब मेरे बचने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन एक अच्छी बात है, इस सबमरीन में 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तुम लोग जल्दी अंदर जाने की तैयारी करो। ये सुनते ही केसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे तुरंत अपनी माँ का ख्याल आता है। वह बिना एक पल गंवाए वापस उसी रास्ते की तरफ दौड़ पड़ती है जहाँ जूलियन फंसी हुई थी। उधर जूलियन अब भी उस चट्टान के दूसरी तरफ अकेली थी। उसी समय उसे फिर से जमीन पर कंपन महसूस होता है। वह ऊपर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हजारों विशाल क्रैब्स उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। जूलियन तुरंत अपनी गन निकालती है और उन पर फायर करना शुरू कर देती है। कई क्रैब्स मारे जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि बाकी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ ही देर में उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब उसके पास अपना बचाव करने का कोई तरीका नहीं बचा था। उसी वक्त ऊपर से केसी की आवाज सुनाई देती है। वह चिल्लाकर कहती है, मॉम, मेरा हाथ पकड़ो। जूलियन पूरी ताकत से ऊपर छलांग लगाती है और केसी का हाथ पकड़ लेती है। केसी और बेन मिलकर अपनी माँ को ऊपर खींच लेते हैं। तीनों बिना पीछे देखे पूरी ताकत
ताकत से सबमरीन की तरफ भागने लगते हैं। उनके पीछे हजारों क्रैब्स का झुंड दौड़ रहा था। आखिरकार वे सबमरीन तक पहुंच जाते हैं और तुरंत उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे ही सबमरीन का दरवाजा बंद होता है, उसी पल धरती फिर से कांपने लगती है। दूर से एक भयानक गर्जना सुनाई देती है। तीनों बाहर की तरफ देखते हैं और उनके सामने कई 100 फीट ऊंची एक विशाल समुद्री लहर तेजी से उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। कुछ ही सेकंड में वह लहर पूरी ताकत के साथ सबमरीन से टकरा जाती है। जोरदार टक्कर की वजह से अंदर बैठे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब जूलियन को होश आता है तो वह चारों तरफ नजर दौड़ाती है। वह यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है कि सबमरीन पानी के अंदर नहीं थी, बल्कि वह उस विशाल लहर के साथ बहकर एक तबाह हो चुके शहर के बीच आकर रुक गई थी। चारों तरफ टूटी हुई इमारतें, बर्बाद सड़कें और वीरानी फैली हुई थी। एक भी इंसान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यह साफ था कि समंदर के वापस लौटने से पूरी दुनिया बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। जूलियन अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। तीनों जिंदा तो बच गए थे, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या इस दुनिया में उनके अलावा कोई और भी जिंदा बचा है, या फिर यही 3 लोग इंसानी सभ्यता की आखिरी उम्मीद हैं। इसी रहस्य और सस्पेंस के साथ फिल्म सर्वाइव यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।